हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स की आर डी शर्मा बुक को। तो हमने अभी चैप्टर 1 रिलेशन को स्टार्ट किया था, उसके कॉन्सेप्ट सारे समझे, एक्सरसाइज 1.1 हमने खत्म कर ली है और अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो अब यहां पर एक्सरसाइज 1.2 के लेवल 1 के क्वेश्चन है और शुरुआत के ना मैं बता दूं आपको, सीरियसली मजा नहीं आएगा। शुरुआत के 4 क्वेश्चंस जो हैं उनको देख के आपको लगेगा कि क्या पागल वागल हो गए थे कि लिखते समय कैसे क्वेश्चंस दे दिए। ये कर लेते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई अब आप लोगों ने बोला है कि ये बुक करनी है तो हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्किप कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्यों बोल रहा हूं ऐसा ये आपको पता चलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर a, b such that a minus b is divisible by 3 where a, b belongs to integer, z माने integer, is an equivalence relation। हमें बताना है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो a, b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या होता है, a माइनस b क्या है, इज डिविजिबल बाय a, b बिलोंग्स टू r इंप्लाई करता है कि a माइनस बी जो है वो डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसको इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है तो सबसे पहले करना पड़ेगा भाई रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव। इसी रो में अपन मतलब इसी में अपन लगातार चलते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रूव करते जाएंगे। तो अब मैं बोलता हूं यहां पर इसको करना है रिफ्लेक्सिव, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं, है कि नहीं भाई देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एवरी एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड विद इटसेल्फ। ठीक है, तो यहां पर अगर सारे एलिमेंट्स को खुद से एसोसिएट होना है तो a, a को r पे पहुंचना पड़ेगा, r के अंदर होना चाहिए किसको, a, a को। तो यहां पर आप बोलते हो a, a मस्ट बिलोंग टू r। इसका मतलब है a माइनस a को डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3। अब यहां पर अगर आप देखो a माइनस ए कितना होगा तो बोलोगे आप a माइनस ए इक्वल्स टू 0 एंड 3 इंटू 0 भी कितना होता है 0। तो आप बोलोगे भाई 0 तो हर से डिविजिबल होता है, किसी को भी मल्टीप्लाइड बाय 0 कर दो तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यहां पर आप बोलोगे यस इट इज डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। मतलब हां ये क्या है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्लियर है। अब आते हैं सिमेट्रिक पर। इसका क्या मतलब है, अगर a, b बिलोंग करता है r को तो b, a को भी r को बिलोंग करना चाहिए। अगर a, b बिलोंग करता है r को तो b, a को भी r को बिलोंग करना चाहिए, ये जरूरी है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे भाई a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि इस रिलेशन की डेफिनेशन ही ये है कि a माइनस बी कैसा होगा, अगर वो बिलोंग करता है r को तो वो डिविजिबल बाय 3 होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो a माइनस बी इज इक्वल टू 3 इंटू एनी नंबर p। 3 इंटू समथिंग, कुछ भी लिख दो, p लिख दो, k लिख दो, q लिख दो, कुछ भी लिख दो। लेकिन अगर 3 जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करता है तो आप लिख सकते हो 3 इंटू समथिंग इज इक्वल टू a माइनस बी। जैसे मैं बोलता हूं 2 जो है वो 10 को डिवाइड करता है तो आप लिख सकते हो ना 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10, लिख सकते हो ना। ऐसे यहां पर आप क्या बोलोगे, a माइनस बी अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है तो आप लिख सकते हो a माइनस बी इक्वल टू 3 इंटू पी। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप क्या बोलोगे, -1 a माइनस बी इक्वल्स टू -3p, या फिर आप बोल सकते हो b माइनस ए, क्योंकि यहां माइनस जो है अंदर जाएगा तो a को माइनस और b को प्लस कर देगा, इक्वल्स टू 3 इंटू -p।
यानी 3 इंटू समथिंग। अब माइनस पी जो होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा ना, और इनको किसको बिलोंग करना है, इंटीजर को ही तो करना है, तो नेगेटिव नंबर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम यहां पर 3 इंटू समथिंग तो लिख पा रहे हैं ना, तो यहां पर क्या बोलोगे आप, यस 3 डिवाइड्स b minus a also, therefore a comma b belongs to R implies that b comma a also belongs to R, hence it is symmetric। कैसा रिलेशन हो गया ये हो गया भैया आपका सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि a कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा था R को तो b कॉमा ए भी R को बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये हो गया एक सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? अब देखते हैं भाई ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं ये भी थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो अब क्या होगा ट्रांजिटिव के लिए, अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे a कॉमा बी अगर बिलोंग करता है R को एंड b कॉमा सी भी बिलोंग करता है R को, तो a कॉमा सी भी बिलोंग करेगा R को। ये होना चाहिए, है ना, ये इंप्लाई करेगा कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू R। तो a कॉमा बी अगर R को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है a माइनस बी इक्वल्स टू 3p, क्योंकि a माइनस बी जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो मैं लिख सकता हूं a माइनस बी इक्वल टू 3p, 3 इंटू समथिंग, इसको बोलो इक्वेशन 1। और b कॉमा सी अगर बिलोंग करता है r को, तो आप लिख सकते हो b माइनस सी इक्वल्स टू 3q, इक्वेशन 2, 3 इंटू समथिंग कोई दूसरा वेरिएबल, और वो किसके इक्वल होगा, b माइनस सी के, क्योंकि b माइनस सी भी डिविजिबल होगा भाई 3 से, क्योंकि r में जो भी ऑर्डर्ड पेयर हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, जिनका डिफरेंस जो है वो 3 से डिविजिबल है। क्लियर है? अब आप क्या करते हो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हो, तो आप लिखते हो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाता है, यहां पर हो जाता है a माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस b माइनस सी इक्वल्स टू 3p प्लस 3q, b से b हो जाता है कैंसिल, ये आता है a माइनस सी इक्वल्स टू 3 इंटू p प्लस q, ये इक्वेशन 3 हो गई। 3 इंटू समथिंग इक्वल्स टू a माइनस सी, मतलब कि क्या भाई, अब p और q दोनों इंटीजर्स थे, तो p प्लस q भी इंटीजर ही आएगा। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो, इसको कोई और इंटीजर बोल दो, a माइनस सी इक्वल्स टू 3k, यानी a माइनस सी भी 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में आ रहा है, यानी 3 डिवाइड्स a माइनस सी, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। क्योंकि अगर a कॉमा बी आ रहा है, b कॉमा सी आ रहा है, तो a कॉमा सी भी इसमें आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या बोला कि ये ट्रांजिटिव भी है, इससे पहले आपने बोला कि ये सिमेट्रिक भी है, और उससे पहले आपने बोला कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे भैया, सबसे पहले आपको क्या बोला गया था कि यहां पर a कॉमा बी जो है, जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, वो a और b का डिफरेंस 3 से डिविजिबल है, ये बता रहा है। ठीक है, किसके, इस रिलेशन के अंदर जहां पर a b क्या है, इंटीजर्स हैं। तो आपने बोला कि सबसे पहले मैं देखता हूं भाई कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, यानी सारे नंबर खुद से एसोसिएटेड होंगे कि नहीं। तो आपने a कॉमा a यहां पर रखा, यानी a माइनस a को डिविजिबल होना चाहिए था 3 से, तो a माइनस a कितना हो गया, 0 के इक्वल आया, जो कि ऑलरेडी डिविजिबल होता है किसी भी नंबर से। ठीक है, तो यहां पर आपने बोल दिया हाँ ये रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद आप आए और बोले कि भाई सिमेट्रिक है, तो a कॉमा बी को अगर r को बिलोंग कर रहा है, तो b कॉमा a को भी r को बिलोंग करना जरूरी है। तो आपने यहां पर बोला कि a माइनस बी अगर डिविजिबल है 3 से, तो मैं लिख सकता हूं कि a माइनस बी इक्वल टू 3 इंटू पी, मतलब 3 इंटू समथिंग p, क्योंकि 3 जो है वो डिवाइड करता है a माइनस बी को, तो 3 में कुछ चीज मल्टीप्लाई करके मैं a माइनस बी निकाल सकता हूं। मैंने दोनों जगह माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया माइनस इंटू ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 3p, ये हो गया b माइनस ए, और ये हो गया 3 इंटू माइनस पी विच इज अगेन एन इंटीजर। तो आपने लिखा कि हाँ b माइनस ए को भी मैं 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो भाई
ये क्या कर रहा है, b माइनस ए को भी डिवाइड कर रहा है। तो अब क्या हो गया कि a कॉमा बी आ रहा है और b कॉमा ए भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशन। अब मैं आया किसमें, ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए यहां पर क्या हुआ कि a कॉमा बी आता है, b कॉमा सी आता है, तो a कॉमा सी को भी आना चाहिए। यानी अगर a माइनस बी को मैं 3p लिख सकता हूं, 3 इंटू समथिंग, क्योंकि a माइनस बी डिविजिबल होगा अगर a कॉमा बी आ रहा है, तो b माइनस सी भी 3 से डिविजिबल होगा अगर ये आ रहा है सेट के अंदर। तो दोनों को ऐड किया तो a माइनस सी भी 3 से डिविजिबल दिखा मुझे, तो मैंने बोला कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो सारी चीजें हैं, यानी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखो कि मैं इसको क्यों बोल रहा था कि शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन तो बहुत ही बकवास हैं। पढ़ो। शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट z ऑफ एन इंटीजर गिवन बाय r इक्वल्स टू a कॉमा b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। मतलब मजाक कर रहे हैं। पूरा जो पिछला वाला क्वेश्चन है ना, वहां पे जहां जहां पर 3 लिखा हुआ है उसकी जगह अगर आप 2 लिख दो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। इसी क्वेश्चन के अगले वाले क्वेश्चन में भी आपको नंबर ही चेंज करना है बस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी हम सारे करेंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये क्या बोल रहा है, a माइनस बी क्या है, डिविजिबल बाय 2 है, मतलब 2p लिख सकता हूं मैं उसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। तो अब यहां पर आपने एक इक्वेशन बना दी है। ठीक है, सबसे पहले इसकी ट्रांजिटिविटी नहीं, सॉरी, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो आप बोलते हो a कॉमा ए जो है वो बिलोंग करेगा r को, यानी a माइनस ए को 2p के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर आप बोलोगे a माइनस ए यानी 0, तो 2 इंटू 0, ये भी कितना हो जाएगा, 0। तो हाँ आप क्या बोलोगे भाई, यस a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, मतलब क्या होता है, r इज रिफ्लेक्सिव। अब r अगर रिफ्लेक्सिव है तो हम आते हैं सिमेट्रिक चेक करने के लिए। तो आप बोलते हो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा भाई, a कॉमा बी अगर बिलोंग करता है r को, एंड नहीं, एंड इसमें नहीं, हम बोलेंगे कि अगर a कॉमा बी बिलोंग करता है r को, तो इसका रिवर्स मतलब b कॉमा ए को भी बिलोंग करना चाहिए r को। अगर a कॉमा बी करता तो b कॉमा ए को भी करना चाहिए। तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई कि a माइनस बी इक्वल्स टू 3p, दोनों जगह मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो b माइनस ए हो जाएगा 3 इंटू माइनस p, मतलब कि हाँ b माइनस ए भी डिवाइड हो रहा है, 3 नहीं यार, 2, यहां पर 2 था, तो ये क्या हो रहा है, b माइनस ए भी डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। इसके बाद ट्रांजिटिव में आते हैं भाई। तो ट्रांजिटिव में आप क्या बोलोगे, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, और ये इंप्लाई करेगा a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, a माइनस बी इक्वल्स टू 2p एक इक्वेशन, b माइनस सी इक्वल्स टू 2q दूसरी इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो तो a माइनस सी इक्वल्स टू 2 इंटू पी प्लस क्यू। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, इट इज ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप क्या बोलोगे, आप देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है। और अगर दोबारा देखना चाहते हो तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा मैं, उसमें फिर से देख लेना। ठीक है, तो ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपने बोला हाँ भैया है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ो, नहीं पढ़ लो, बोल रहे थे आप लोग, सोच रहे होगे ना कि मैं मजाक कर रहा हूं, पढ़ो आप।
prove that the relation R on Z defined by A comma B belongs to A minus B is divisible by 5 is an equivalence relation on Z. A minus B is divisible by 5 is an equivalence relation on Z. नंबर चेंज कर रहे हैं बस बैठे बैठे, मतलब क्या करना, नया एडिशन बनाना है। तो नया एडिशन बनाना है तो क्वेश्चन हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन कुछ नए होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, तो ये क्या करना है, इनको वही उसी टाइप के क्वेश्चन में 3 की जगह 5 लगाकर क्वेश्चन ऐड करते जाओ। करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। सबसे पहले मैं बोलता हूं a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5p। ठीक है, इसको एक रिलेशन बनाकर लिख लेता हूं। ठीक, अब क्या है, मैं बोलता हूं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो अगर रिफ्लेक्सिव की मैं बात करूंगा तो यहां पर आप बोलोगे कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, और अगर a कॉमा ए बिलोंग करता है r को, मतलब a माइनस ए इज इक्वल्स टू 5p होना चाहिए, यानी a माइनस ए होता है 0, तो इसको होना चाहिए 5 इंटू 0 के इक्वल, जो कि होता है। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, इट इज रिफ्लेक्सिव। मतलब a माइनस ए 0 होता है, तो भाई 5p मतलब 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके आप 0 ला सकते हो कि नहीं, बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे, 5 इंटू 0 से आ गया रिफ्लेक्सिव। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आप क्या बोलोगे, a कॉमा b बिलोंग्स टू r implies that b कॉमा a बिलोंग्स टू r। a कॉमा b करता तो b कॉमा a करेगा, तभी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर पेयर भी आएगा। यानी मैं लिखता हूं अगर a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5p, तो मैं -1 मल्टीप्लाई करता हूं हर जगह, तो ये हो जाता है माइनस ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5p, मतलब कि b माइनस a इक्वल्स टू 5 इंटू माइनस p, यानी कि माइनस p भी अब इंटीजर ही है, तो आप क्या बोलोगे कि b माइनस a भी डिविजिबल है 5 से, तो आप बोलोगे b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, therefore it is symmetric। मतलब ये कैसा रिलेशन हो गया, एक ये हो गया एक सिमेट्रिक रिलेशन। अब मैं चेक करता हूं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। भाई ट्रांजिटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या चाहिए था, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r and b comma c belongs to r implies that a comma c belongs to r। a comma b अगर r को बिलोंग करता और b comma c अगर r को बिलोंग करता तो a comma c भी r को बिलोंग करेगा, ये आपको बताना है। तो अब यहां पर आप क्या करोगे भाई, आप यहां पर लिखोगे let a minus b equals to 5p, b minus c equals to 5q, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो a minus c is equals to 5p plus q, therefore a minus c is also divisible। अब तो आंख बंद करके आप लोग कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन को, बिना सोचे समझे कर सकते हो, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डिविजिबल बाय 5, hence it is transitive। और ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और इक्विवेलेंस भी है, तो कैसा रिलेशन हो गया, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो कैसा रिलेशन हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है ये, करो भाई इसको भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट n बी अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। ये पहला क्वेश्चन दे सकते थे ना, एक क्वेश्चन दे देते ऐसा और खत्म हो जाता, अपन को फिर 2 3 5 सबको करना नहीं पड़ता। Let n be a fixed positive integer. Define a relation R on Z as follows: a comma b belongs to R implies that n implies by, या if and only if a minus b is divisible by n. Show that R is an equivalence relation on integers. Same question है, जहां जहां आपने 3 लगाया था वहां पर n लगा दो, जहां पे 3 2 और 5 था ना उसकी जगह n लगा दो। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आप क्या बोलोगे, let a minus b
इज इक्वल्स टू एन पी। बिकॉज डिविजिबल बाय एन है तो एन में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक, अब मैं बोलता हूं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, मैं रिफ्लेक्सिव की अगर बात करूंगा यहां पर तो आप क्या बोलोगे, ए कॉमा ए को बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, यानी ए माइनस ए कितना होता है 0 और एन इंटू 0 भी कितना होता है 0। देयरफॉर आप बोलोगे यस ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय एन, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। कैसा रिलेशन है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक रिलेशन चेक करना है, मतलब क्या ए कॉमा बी अगर आता है तो बी कॉमा ए को भी आना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो आप क्या बोलोगे भाई यहां पर, a माइनस बी इज इक्वल्स टू एन पी। आप क्या करते हो, मल्टीप्लाइंग बाय -1 तो हो जाता है माइनस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस एन पी, या आप बोलोगे b माइनस ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ माइनस पी। अब माइनस पी भी एक इंटीजर है तो आप क्या बोल सकते हो, b माइनस ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ कोई दूसरा इंटीजर q। माइनस पी की जगह आपने q लिख दिया क्योंकि माइनस पी हो सकता है q के इक्वल हो, ऐसा आपने बोला। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरों में मैंने नहीं लिखा था, थोड़ा बहुत वेरिएशन करते रहना चाहिए ना, वरना बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगा ये, है ना। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन करते हुए चलते हैं। तो b माइनस ए इज इक्वल्स टू एन क्यू, देयरफॉर आप बोलोगे b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n, इसलिए क्या है, इट इज सिमेट्रिक। भाई रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, आप क्या करेंगे, ट्रांजिटिव करेंगे एकदम फर्राटे से, वैसे ही जैसे अभी तक करते हुए आए हैं। तो अब आप बोलते हो ट्रांजिटिव के लिए a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर implies that a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यानी क्या, यहां पर मैं बोलता हूं a माइनस बी जो है वो 3p है, b माइनस सी जो है वो 3q है। इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एडिंग 1 एंड 2 तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 3p प्लस q। b से b कैंसल, a माइनस सी इक्वल्स टू 3 इंटू पी प्लस क्यू को आपने बोल दिया कोई इंटीजर k। मतलब क्या हो गया कि a माइनस सी भी डिविजिबल है। 3 कहां से आ गया यार, n था, 3 तो शुरुआत वाला था n। ठीक है, सब जगह आपने क्या ले लिया, n। तो अब यहां पर क्या होगा, a माइनस सी इज इक्वल्स टू एन के, मतलब a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल by n, therefore it is a transitive relation। अब भैया ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब क्या है, ये है एक इक्विवेलेंस रिलेशन। डेजावू टाइप का लग रहा होगा ना आपको, बार बार यही चीजें चल रही है। तो ऐसा पहले भी हुआ है, क्योंकि हुआ है 2 सेकंड 5 सेकंड 10 मिनट पहले ही हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है भाई, इसमें भी दोबारा देखने की अब जरूरत है नहीं, प्रूव हो गया है। क्लियर करते हैं इसको, करते हैं इसको भी क्लियर भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये तो डिफरेंट हो कम से कम। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है भाई। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 फाइनली एक डिफरेंट क्वेश्चन मिला इस वाले एक्सरसाइज में अपन को। तो देखते हैं क्या बोल रहा है ये। लेट z be the set of integers, show that the relation r is equal to a comma b where a comma b belongs to z मतलब integer and a plus b is even is an equivalence relation। तो यहां पर हमें क्या बताना है कि a और b भाई दो एलिमेंट्स हैं, यहां पर a comma b एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि किसी रिलेशन को बिलोंग करता है, और हमें बताना है कि a प्लस b कैसा होता है, इवन। अगर रिलेशन ऐसा है कि a प्लस b इवन है तो ये रिलेशन जो होगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो ट्राई करते हैं भाई, देखते हैं क्या a प्लस बी इज एन इवन नंबर
एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं a प्लस बी इज इवन, मतलब a प्लस बी को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एन, 2 इंटू समथिंग, बिकॉज a प्लस बी इज एन इवन नंबर। अब मैं बात करता हूं भाई ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो मैं अगर बात करूं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए भाई कि ए को खुद से ही एसोसिएट होना चाहिए, मतलब ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन में आना चाहिए। तो इसको क्या होना चाहिए कि ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, मतलब कि ए प्लस ए को कैसा आना चाहिए, इवन। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें चाहिए हैं, अभी हुई नहीं है, ये दोनों चीजें हमें चाहिए हैं। तो आप क्या बोलोगे यहां पर, बोलना फॉर रिफ्लेक्सिव द रिलेशन मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन a प्लस ए इक्वल्स टू इवन। तो अब यहां पर मैं बोलता हूं a प्लस ए कितना होगा भाई, तो वो होगा 2a। यानी आप क्या लिख पा रहे हो, a प्लस ए को लिख पा रहे हो 2 इंटू समथिंग। अगर आप 2 इंटू समथिंग किसी भी चीज को लिख पाते हो तो वो क्या हो जाता है, एक इवन नंबर। तो ये एक इवन नंबर हो गया। तो आप बोलोगे 2a इज एन इवन नंबर, देयरफॉर a प्लस ए इज इवन, देयरफॉर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्योंकि भैया b प्लस बी बोलोगे तो 2b आएगा, c प्लस सी बोलोगे तो 2c आएगा। सारे एलिमेंट्स को, किसी भी एलिमेंट को अगर 2 बार ऐड कर दो तो वो इवन नंबर बन जाता है। किसी भी नंबर को 2 बार ऐड कर दो तो वो एक इवन नंबर बन जाता है। पता ही है भाई, है ना, क्योंकि अपन उसको फिर 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखते हैं भाई कि क्या ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक के लिए चेक करने आते हैं अपन। यहां पर अपन लिखेंगे फॉर द रिलेशन टू बी सिमेट्रिक, रिलेशन को अगर सिमेट्रिक होना है तो आप क्या बोलोगे, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर शुड इंप्लाई दैट b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर a कॉमा बी आ रहा है तो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर b कॉमा ए भी आ रहा है। तो मैं देखता हूं अगर a कॉमा बी आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, a कॉमा बी आ रहा है इसका मतलब है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2n, क्योंकि a प्लस बी कैसा होगा, इवन, क्योंकि ये रिलेशन की डेफिनेशन है भाई। वो क्या बोल रहा है अपन से कि a प्लस बी, अगर a कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि मेरे रिलेशन में आ रहा है, तो ये a प्लस बी जो होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो एक इवन नंबर आएगा। तो यहां पर मैंने बोला अगर a कॉमा बी आ रहा है तो a प्लस बी इक्वल्स टू 2n। अब अगर मैं बोल रहा हूं a प्लस बी इक्वल्स टू 2n, तो इसको मैं b प्लस ए इज इक्वल्स टू 2n भी तो बोल सकता हूं। क्या फर्क पड़ता है, a प्लस बी और b प्लस ए तो इक्वल होते हैं। एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस ए इक्वल्स टू 2n। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, b प्लस ए कैसा है, इवन, यानी कि a कॉमा बी आ रहा था जो रिलेशन में, उसने क्या इंप्लाई कर दिया कि b कॉमा ए भी आ रहा है रिलेशन में। यानी क्या बोलोगे, एक सिमेट्रिक रिलेशन है ये। बात आई समझ में, a कॉमा बी आ रहा था तो a प्लस बी एक इवन नंबर था, तो b प्लस ए भी तो इवन नंबर होगा। क्या फर्क पड़ेगा, क्लियर है। ठीक है, तो अब ये भी कैसा है, एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब हमें देखना भाई ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आप बोलते हो ट्रांजिटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें पता है अगर a कॉमा बी आ रहा है रिलेशन में, b कॉमा सी आ रहा है रिलेशन में, तो a कॉमा सी को भी आना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चंस किए अपन ने तो ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बोलता हूं कि a कॉमा बी आता है रिलेशन में, फॉर रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव
A comma B belongs to R, B comma C belongs to R implies that A comma C belongs to R. अगर A कॉमा बी बिलोंग करता है आर को, B कॉमा सी बिलोंग करता है आर को, तो मतलब क्या होगा कि A कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर को। बात क्लियर है? ठीक है, तो अब यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं भाई, यहां पर हमें यह पता है कि अगर मैं यहां पर देखता हूं, लेट मैं बोलता हूं A कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड B कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये चीजें हैं। अब हमें यहां तक पहुंचना है, A कॉमा सी बिलोंग्स टू आर तक पहुंचना है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने पहले से भी कर चुकी है। लिखने का तरीका थोड़ा अच्छे से मैं बता रहा हूं आप लोगों को कैसे लिखना चाहिए, अगर अभी तक नहीं समझ में आया होगा तो आप लिखोगे A कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड B कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा A प्लस बी इक्वल्स टू 2n, ठीक है, एंड B प्लस सी इक्वल्स टू 2q। कोई दूसरा नंबर क्यू लिख दिया मैंने, यहां पर 2 इंटू समथिंग लिखना था मेरे को B प्लस सी को भी, क्योंकि वो भी इवन होगा अगर रिलेशन में आ रहा है तो मैंने 2q लिख दिया उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बोलता हूं एडिंग बोथ, तो कितना हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2n प्लस 2q। ठीक है, तो अब यहां पर क्या लिख सकते हो आप, A प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 2n प्लस 2q। 2b को वहां भेज दो, A प्लस सी इज इक्वल्स टू 2n प्लस 2q माइनस 2b, सबसे 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा n प्लस q माइनस b। इस पूरे को आप m बोल दो तो ये हो जाएगा 2m, किसकी वैल्यू, A प्लस सी की। यहां पर भी आप A प्लस सी को किसके फॉर्म में लिख पा रहे हो भाई, 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में। अब इंटीजर्स हैं ये सारे, इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा तो इंटीजर ही ना। तो यहां पर आप A प्लस सी को किसके फॉर्म में लिख पा रहे हो, 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में, मतलब कि A प्लस सी भी क्या है, एक इवन नंबर है। यानी आपने क्या प्रूव कर दिया, A कॉमा बी इवन था, B कॉमा सी इवन था, तो A कॉमा सी भी इवन होगा। मतलब A कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, B कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो A कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर को। तो आप बोलोगे देयरफॉर A कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हेंस it is a transitive relation। अब ये भाई सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि ये इक्विवेलेंस भी है। अपनी बात यहीं पर हो गई खत्म इसकी। ठीक है, तो आप बोलोगे एज इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, therefore it is an equivalence relation। बात आई समझ, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या क्या देखा था अपन ने, शुरुआत से देखना है क्या भाई, एक बार देख लो अगर देखना चाहते हो तो। क्या देखा था, हमें बोला गया था A कॉमा बी बिलोंग करता है Z को, इसका मतलब होता है A प्लस बी जो है वो एक इवन नंबर है। ठीक, तो हमने बोला कि हमको बोला गया कि बोलो बताओ भैया इसके इक्विवेलेंस रिलेशन होगा क्या। तो हमने बोला ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए A कॉमा A को बिलोंग करना चाहिए, मतलब एवरी एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड विद इटसेल्फ। तो A कॉमा A को बिलोंग करवाया आपने, कैसे, A प्लस A जो है वो 2A है, मतलब 2 इंटू समथिंग लिख पा रहे हो आप उसको। अगर 2 इंटू समथिंग लिख पा रहे हो तो वो एक इवन नंबर बन गया। तो A प्लस A आ रहा है, मतलब इवन नंबर हो रहा है, यानी A कॉमा A बिलोंग करेगा, यानी कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसके बाद आप गए सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में बोला A प्लस बी अगर इवन है तो B प्लस A तो इवन होगा ही होगा ना। A प्लस बी और B प्लस A तो सेम ही नंबर लेकर आएंगे। तो भाई हमने यही लिखा, तो मतलब A कॉमा बी अगर बिलोंग करता है तो B कॉमा A भी बिलोंग करेगा। मतलब बात हो गई अपनी खत्म, वो हो गया सिमेट्रिक, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी उसमें आ रहा है। उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए उन्होंने बोला कि A कॉमा बी और B कॉमा सी अगर बिलोंग करेगा तो A कॉमा सी को भी बिलोंग करना चाहिए। तो आपने लिखा अगर A कॉमा बी बिलोंग करता है तो A प्लस बी जो हो जाएगा वो 2n हो जाएगा, और अगर B कॉमा सी करता है तो B प्लस सी जो हो जाएगा वो 2m हो जाएगा, या 2q हो जाएगा अपन ने क्यू लिया तो भाई A प्लस बी और B प्लस सी को ऐड कर दिया, वहां पर आया A प्लस 2b प्लस सी
इज इक्वल टू 2n प्लस 2q, 2b को यहां भेजा, 2 को कॉमन निकाला, तो अंदर जो भी आया वो एक इंटीजर था, उसको अपन ने m ले लिया, तो a प्लस सी हो गया 2m के इक्वल। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई a प्लस सी भी एक इवन नंबर है, यानी कि ये a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, तो a कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है। ये ट्रांजिटिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। बात क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं क्लियर, बढ़ते हैं आगे। M is said to be related to n if m and n are integers and m minus n is divisible by 13. Does this define an equivalence relation? मतलब लौट के वापस से वहीं पर आ गए, नहीं आ गए क्या? आप लोग खुद सोचो, इससे पहले क्या कर रहे थे हम? ये क्या किया, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n। ये जनरलाइज्ड भी हमने प्रूव कर दिया है कि कोई भी a माइनस बी डिविजिबल बाय n वाली कंडीशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा, लेकिन इनको फिर भी चैन नहीं पड़ा और अब इनने नया अल्फाबेट चेंज करके दे दिया m माइनस n और डिविजिबल बाय 13 बोलने के लिए आ गए। ठीक है भाई, अब बोल रहे हैं तो कर देते हैं, क्या है? तो यहां पर मैं बोलता हूं m माइनस n को अपन को इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। ये रिलेशन कैसा है भाई? m कॉमा n बिलोंग्स टू r का मतलब क्या होता है? m माइनस n इज डिविजिबल बाय 13। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं भाई रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं कैसे चेक करोगे आप? तो आप यहां पर बोलोगे भाई रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है, मतलब कि m कॉमा m को बिलोंग करना चाहिए r को, यानी m माइनस m जो है उसको डिविजिबल होना चाहिए किससे? 13 से। तो m माइनस m कितना होता है भाई? 0। 13 इंटू 0 कितना होता है? 0। तो आप क्या बोलोगे? m माइनस m इज डिविजिबल बाय 13, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव कर दिया प्रूव, अब क्या करोगे? वैसे तो अभी तक आप लोगों ने पूरा कर दिया होगा, ये मेरा वेट भी नहीं कर रहे होगे, इतना इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप बोलोगे भाई सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे? m कॉमा n आता है तो n कॉमा m भी आना चाहिए। तो आप बोलोगे भाई m माइनस n अगर है 13p, 13 इंटू समथिंग, क्योंकि m माइनस n क्या होगा? 13 से डिविजिबल हो रहा होगा, तो आप लिखते हो m माइनस n इज 13 इंटू p। तो भाई m प्लस n को भी यहां पर n माइनस m को भी क्या होना चाहिए? 13 से डिविजिबल। बात आ रही समझ में? तो आपने यहां पर लिखा m माइनस n इज 13p, तो यहां पर आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो -1 से, तो ये जाता है माइनस m माइनस n इक्वल्स टू माइनस 13p। तो ये हो जाता है n माइनस m इज इक्वल्स टू 13 इंटू माइनस p विच इज अगेन एन इंटीजर, और इंटीजर्स की बात कर रहे हैं हम यहां पर। तो आप क्या बोलोगे? therefore n माइनस m इज ऑल्सो divisible by 13। अब क्या बोलोगे अगर n माइनस m भी डिविजिबल है 13 से? तो आप बोलोगे therefore it is symmetric, मतलब m माइनस n आ रहा है तो n माइनस m भी आ रहा है, रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी आ रहा है। तो आपने बोल दिया सिमेट्रिक भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आगे चले, आपने बोले ट्रांजिटिव करना है भाई, तो वो भी कर देते हैं। तो अब ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करोगे? आप करोगे भाई कि अगर m कॉमा n आ रहा है और n कॉमा mn, मैं l ले लेता हूं, o वो लेने का कोई मतलब नहीं होता, o ना 0 से कंफ्यूज करता है, तो मैं ले लेता हूं n कॉमा l आ रहा है बिलोंग्स टू r, तो क्या होना चाहिए? m कॉमा l को भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या बोलते हो यहां पर? अगर ये दोनों आ रहे हैं तो आप बोलोगे m माइनस n इक्वल्स टू 13p और n माइनस l इक्वल्स टू 13q। ठीक है, m माइनस n 13p है, n माइनस l है 13q, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर देते हो तो हो जाता है m माइनस n माइनस
प्लस n माइनस एल इक्वल्स टू 13 इंटू पी प्लस क्यू। n से n कैंसिल, m माइनस एल जो आ गया वो आ गया 13 इंटू पी प्लस क्यू को आप बोल दो कोई इंटीजर z। सॉरी, तो m माइनस एल भी क्या आ गया 13 इंटू समथिंग के फॉर्म में, मतलब m माइनस एल भी क्या हो गया डिविजिबल बाय 13। तो आप बोलोगे it is divisible by 13, therefore it is a transitive relation। अब ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो कैसा है ये है एक इक्विवेलेंस रिलेशन। इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अभी इजी क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लगातार किए हैं अपन ने, तो इसको दोबारा देखने की जरूरत है भी नहीं। क्या क्या किया अपन ने वो तो आपको रट गया होगा अभी तक स्टेप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको भी करते हैं क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट है कि नहीं, होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। लेट आर बी, ठीक है कुछ तो डिफरेंट दिख रहा है। ठीक है, लेट आर बी रिलेशन ऑन द सेट ए और ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स defined by x comma y is related to r u comma v if xv is equal to yu। मतलब कि दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड हैं, यानी x comma y जो है वो रिलेटेड है u comma v से, अगर xv मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहां पर मीन्स और एक्सट्रीम नहीं है बट उस तरीके का ही अरेंजमेंट है, तो आप समझ सकते हो कि xv इक्वल्स टू yu है। ठीक है, शो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें बताना है कि ये कैसा होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो वहां पर जैसे अपन लोग एक ही एलिमेंट लेते थे, यहां पर एक सेम ऑर्डर्ड पेयर लेना पड़ेगा पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। जैसे वहां पर अपन a कॉमा a के लिए प्रूव करते थे ना, तो यहां पर a कॉमा a के लिए नहीं करोगे, आप क्या करोगे, एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो, मान लो a कॉमा b, तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर भी क्या होना चाहिए, a कॉमा b। मतलब a कॉमा b जो है इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद इटसेल्फ। एंड सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए यही कहानी होगी कि उनको खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए, तब जाकर ये क्या बनेगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, क्या बोल रहा हूं थोड़ा सा देखो अच्छे से यहां पर। तो यहां पर क्या है भाई, x कॉमा y इज रिलेटेड टू u कॉमा v है, यानी कि यहां पर आप क्या बोलोगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए a comma b must be related to a comma b होना चाहिए। मतलब a comma b खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए, यानी कि क्या आना चाहिए, मतलब इसके जो एक्सट्रीम्स हैं उनका प्रोडक्ट ए बी और इसके जो एक्सट्रीम्स हैं उनका प्रोडक्ट बी ए, दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो आप बोलोगे भाई ए बी और बी ए तो इक्वल है ना, यहां पर इसका मतलब होगा ए बी और बी ए, AB is equals to BA, which is true, क्योंकि भैया A into B बोलो या B into A बोलो, बात तो सेम होगी। तो आप क्या बोलोगे, therefore it is reflexive। मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ऑर्डर्ड पेयर खुद से एसोसिएटेड है। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो, A कॉमा B ले लो, C कॉमा D ले लो, कुछ भी ले लो, खुद से एसोसिएटेड होगा ही होगा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। मैं बोलता हूं लेट टू ऑर्डर्ड पेयर्स बी ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी। दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी। ठीक है, तो भाई ए कॉमा बी जो रिलेटेड होगा सी कॉमा डी से, तो इसको इंप्लाई करना चाहिए कि सी कॉमा डी भी रिलेटेड है ए कॉमा बी से, तब जाके ये होगा क्या, कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो हम यहां से चलते हैं और यहां तक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचेंगे, यहां से चलते हैं अगर, तो मैं बोलूंगा a इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी, a इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी, और यहां पर क्या आना चाहिए था, सी बी इक्वल्स टू डी ए। तो वही चीज तो आ रही है यहां पर, देख लो, इसको आप लिख सकते हो b इंटू सी
इसी को इज इक्वल्स टू ए इंटू डी, या फिर इसी को आप लिख सकते हो सी इंटू बी इज इक्वल्स टू डी इंटू ए। यानी कि क्या मतलब हुआ, ये क्या चीज है, सी बी इक्वल्स टू डी ए, मतलब आप लिख सकते हो इसको सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। मतलब a कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का जो रिलेशन है वो कैसा हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, क्योंकि वो रिवर्स ऑर्डर में भी एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन है ये, एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सी कॉमा डी जो है वो ए कॉमा बी के इक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है, सी कॉमा डी ए कॉमा बी से रिलेटेड है और ए कॉमा बी जो है वो सी कॉमा डी से रिलेटेड है। तो दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया अपन ने, तो भी क्या हो गया, इनका रिलेशन बन रहा है, यानी कि ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब एसोसिएटिव, सॉरी, अब ट्रांजिटिव में देखते हैं हम। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए कॉमा बी related to C comma D and C comma D is related to P comma Q, तो क्या होना चाहिए, A comma B should be related to P comma Q, ऐसा होना चाहिए भाई, ठीक है। A comma B C comma D से रिलेटेड है, C comma D P comma Q से रिलेटेड है, तो A comma B को P comma Q से रिलेटेड होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान रखना, एक एक एलिमेंट वाली बात नहीं आ रही है यहां पर, कि यहां पर A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, तो A और C को रिलेट होना चाहिए। यहां पर ऑर्डर्ड पेयर की बात है, तो ऑर्डर्ड पेयर में समझने की कोशिश करो कि A, B इज रिलेटेड टू C, D एंड C, D इज रिलेटेड टू P, Q, तो इस पूरे A, Q को A, B को P, Q से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। अब पहुंचते हैं वहां तक भाई, कैसे पहुंचेंगे, इसको मैं बोल सकता हूं A इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी, और इसको मैं बोल सकता हूं C इंटू डी इज इक्वल्स टू P इंटू क्यू, AD इक्वल्स टू BC और CD इक्वल्स टू PQ बोलता हूं मैं क्या करता हूं, इसको दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देता हूं, इक्वेशन 1 बोलो, इक्वेशन 2 बोलो, दोनों इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं बोलता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AD CD C इंटू डी इज इक्वल टू P इंटू क्यू, नहीं होगा भाई, ये होगा C इंटू क्यू और D इंटू P, एक्सट्रीम्स और मीन है ना, कुछ भी लिखता हूं मैं भी, ये हो जाएगा CQ इज इक्वल्स टू DP, तो ये हो जाएगा ADCQ इज इक्वल्स टू BCDP। क्या क्या कट रहा है भाई, D से D कट रहा है और C से C कट रहा है, तो क्या आ रहा है, AQ इज इक्वल्स टू BP। और यहां पर आप देखोगे ये क्या चाहिए था आपको, AQ और BP को ही तो इक्वल चाहिए था, मतलब आप क्या बोल सकते हो इसको, आप इसको बोल सकते हो A, B इज रिलेटेड टू P, Q। यहां के दोनों के एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट बीच के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए था, तो यहां पर भी ये रिलेशन अगर यहां पे क्या आता तो यही आता, AQ इज इक्वल्स टू BP, और वो हमारा यहां पर भी आ रहा था, कहां से, इन दोनों को फॉलो करते हुए। तो हमने बोला कि भाई ये दोनों हैं, तो ये इंप्लाई करता है कि वो तीसरा वाला भी होगा, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस भी है, सिमेट्रिक भी है, सारे रिलेशन है, मतलब as it is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is an equivalence relation। कैसा रिलेशन है ये, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, सारी चीजें है ये, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, ठीक। क्या क्या देखा इसमें देख लेते हैं अपन एक बार, इसमें नहीं था ये, यहां से चालू हुआ है ये, इधर से, ठीक है।
हमें बोला गया है कि रिलेशन है x, y रिलेटेड टू u, v इफ xv इज इक्वल्स टूyu, xv इज इक्वल्स टू yu। तो हमने क्या बोला कि इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है इसको, तो सबसे पहले भाई एवरी एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड विद इटसेल्फ, और इसके एलिमेंट्स जो है वो ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पर। तो यहाँ पर a, b को रिलेट होना चाहिए था a, b के साथ। तो मैंने देखा भाई ये कितना आ रहा था, ab इज इक्वल्स टू bA, जो कि ट्रू है। a इंटू बी बोलो या b इंटू a बोलो, बात एक ही होती है। तो ये क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद आप आए यहाँ पर और सिमेट्रिक के लिए चेक किया। तो सिमेट्रिक के लिए जब चेक किया तो भाई आपने दो ऑर्डर्ड पेयर लिए ए बी और सी डी, और आपको देखना था कि ए बी अगर सी डी से रिलेटेड है तो सी डी भी ए बी से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब ऑर्डर इनका चेंज कर दो तो भी आंसर सेम आना चाहिए। तो यहां पर आपने देखा ए डी इज इक्वल्स टू बी सी आ रहा था, मैंने लिखा बी सी इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि बात तो सेम है, ए इक्वल्स टू बी बोलो या बी इक्वल्स टू ए बोलो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बी सी को सी बी लिख दिया, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 एक इक्वल ही होगा, ठीक है। और ए डी को डी ए लिख दिया। तो यहां से कहां पहुंच गए अपन लोग, जो हमको लेकर आना था कितना, सी कॉमा डी इक्वल्स टू ए कॉमा बी तक, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब यहां पर ये कैसा हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो अब हम आते हैं कहां पर, इसको ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए आए भाई, तो हमने तीन ऑर्डर पेयर लिए, ए बी सी डी और पी क्यू। ए बी सी डी और पी क्यू लिए, तो हमें यहां पर देखा कि ए बी लिया, ए बी सी डी लिया, तो ए डी और बी सी इक्वल होने चाहिए, सी क्यू और डी पी इक्वल होने चाहिए। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो कैंसिल आउट होते थे कैंसिल आउट किया, तो आ गया ए क्यू इक्वल्स टू बी पी, जो कि यहां पर आना चाहिए था, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये तीनों चीज हो गई, तो ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। तो करो क्लियर भाई, इजी है ये, ठीक है। बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है अपन को। शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए x बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर 0 से 12 तक, गिवन बाय r इक्वल्स टू a कॉमा b, वेयर a इज इक्वल टू b, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जहां पर a कॉमा b क्या डिनोट करता है कि a और b इक्वल हैं, ठीक है। तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ये कोई क्वेश्चन हुआ। अब आप खुद सोचो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, हमें कैसा एलिमेंट चाहिए, जैसे a है तो a के इक्वल ही दूसरा एलिमेंट चाहिए, है ना, a इज इक्वल टू b, ये होता रिलेशन। तो यहां पर 1 के इक्वल कौन सा एलिमेंट होगा, 2, है ना, 2 होगा, नहीं होगा भाई, कौन सा होगा, 1, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका आंसर तो आप ऐसे ही दे सकते हो कि 1 किसके इक्वल होगा भाई, 1 के इक्वल होगा। तो इसका एलिमेंट क्या होगा जो इससे इक्वल होगा, तो वो होगा 1, इसका आंसर आ गया। इसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फालतू का क्वेश्चन एकदम। अब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो इक्वल वाले रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस होते ही है, इसमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूं, मैंने कई बार बताया भी हुआ। जैसे पैरेलल का होता है ना क्वेश्चन, देखना ये पैरेलल भी देंगे कहीं ना कहीं, पैरेलल कॉन्ग्रुएंट करवा चुके हैं लेकिन फिर से पैरेलल देंगे। पैरेलल कॉन्ग्रुएंट इक्वल सबके एक ही टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, कर लेते हैं लेकिन अपन फिर भी। तो यहां पर मैं बोलता हूं सबसे पहले मैं चेक करता हूं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो अब रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहां पर आप बोलोगे भाई a कॉमा ए मस्ट बिलोंग्स टू r, मतलब a इज इक्वल टू a होना चाहिए। और ये ऑब्वियस है भाई कि a खुद से तो इक्वल होगा ना, कोई भी एक एलिमेंट जो है वो खुद से तो इक्वल होगा। यहां पर ये बोलोगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं भाई। सिमेट्रिक के लिए चेक करना है तो क्या होना चाहिए, a कॉमा b जो है वो r को बिलोंग करता है, तो इंप्लाई करे ये किस चीज के, कि b कॉमा a भी r को बिलोंग करेगा। तो यहां आप बोलोगे a कॉमा b अगर r को बिलोंग करता है तो a इज इक्वल्स टू b, ठीक है। और ये a इक्वल्स टू b है तो आप बोल सकते हो b इक्वल्स टू a, मतलब कि b कॉमा a भी बिलोंग करता है r को। a इक्वल टू b बोलो या b इक्वल्स टू a बोलो, बात सेम है, तो सिमेट्रिक भी होगा ये, तो आप बोल दोगे इट इज सिमेट्रिक। अब चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए भाई, कि a कॉमा b अगर बिलोंग करे r को और b कॉमा c बिलोंग करे r को, तो इनको मिलकर इंप्लाई करना चाहिए कि a कॉमा c भी r को बिलोंग करेगा। तो भाई a कॉमा b अगर r को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब होता है a इज इक्वल्स टू b,
और b इज इक्वल्स टू c हमें दिया हुआ है। अगर b कॉमा c बिलोंग कर रहा है r को तो उसका मतलब होता है b इक्वल टू c। तो भाई a इक्वल्स टू b है, b इक्वल्स टू c है, तो आप लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, यानी कि a इज इक्वल्स टू c। मतलब a कॉमा c भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा r को। Therefore it is transitive। अब ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप बोलोगे इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बात हो गई यहीं पर खत्म कि ये कैसा रिलेशन है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और ये जो सेकंड क्वेश्चन था उसको तो दोबारा पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा मेरा, लेकिन पढ़ लेते हैं भाई। क्या बोल रहा है, रिलेटेड टू वन। अब वन से रिलेटेड है मतलब क्या होगा, वन ही होगा। वन इज इक्वल टू वन ओनली ना, किसी और से तो इक्वल हो नहीं सकता वो, तो कौन सा होगा, वो वन ही होगा, वो एलिमेंट है। ठीक है, हो गया क्लियर, कर दें इसको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट L be the set of all lines xy plane in xy plane and R be the relation in L defined as L1, L2 RAR। वही आ गया ना, L1 is parallel to L2, show that R is an equivalence relation, find the set of all lines related to the line y is equals to 2x plus 4। मतलब कि हमें set of all line चाहिए है जो कि इस लाइन से रिलेटेड हों। कैसे, मतलब इस रिलेशन से रिलेटेड चाहिए अगर, तो यानी कि इस लाइन के पैरेलल चाहिए आपको। स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब उनका स्लोप जो होता है वो सेम होता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ा होगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, और y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में m होता है स्लोप। यहां पर y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 है, तो x के बाजू में लिखा हुआ 2 है, वो है आपका स्लोप। मतलब कि इससे लाइन, हर वो लाइन पैरेलल होगी जिसका स्लोप 2 होगा। ये बातें अगर आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो मेरे स्ट्रेट लाइंस का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आप वीडियो देखिए, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा है भाई, उससे आप रिवाइज कर सकते हो। और आपको अभी जेई मेंस वगैरह तो पढ़ना है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। ठीक है, अब यहां पर क्या है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, तो y इक्वल्स 2x प्लस 4 है, इसको अपन बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि भाई L1 इज पैरेलल टू L2 जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। देखना है कि नहीं, बताओ, मन से सोचो, दिल से सोचो। आप लोग बोलोगे नहीं सर आप मत करवाओ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करवाना पड़ेगा, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, L1 इज पैरेलल टू L2 आप बोलते हो, तो आप बोलते हो भाई कि सिमेट्रिक, सबसे पहले किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए आप चेक करते हो। तो यहां आप बोलोगे L1, L1 मस्ट बिलोंग टू R, मतलब L1 शुड बी पैरेलल टू L1, यानी एक लाइन खुद से पैरेलल होगी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कहीं किसी उसमें सोचने जाओगे तो गलत हो जाएगा और किसी उसमें सोचने जाओगे तो सही हो जाएगा। हमें यही लेना है कि एक लाइन जो होती है वो खुद से पैरेलल होती है, क्योंकि उसकी स्लोप जो होती है वो खुद से सेम होती है। ठीक है, तो अब यहां पर आप बोलोगे L1 इज पैरेलल टू L1, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये कैसी है, लाइन पैरेलल है। ठीक, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, hence it is reflexive। ये ट्रू है क्योंकि एक लाइन खुद से पैरेलल होगी, तो ये ट्रू है, तो ये आपने बोल दिया ये रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद आते हो आप किस पे, रिफ्लेक्सिव के बाद आते हो आप सिमेट्रिक पर। अब सिमेट्रिक के लिए आप बोलोगे L1, L2 अगर बिलोंग कर रहा है R को, तो L2, L1 को भी बिलोंग करना चाहिए R को। मतलब कि अगर L1 इज पैरेलल टू L2, तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है भाई L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा। तो आप क्या बोल दोगे, L2, L1 बिलोंग्स टू R, मतलब कि इट इज सिमेट्रिक। कैसा, ये सिमेट्रिक है, क्योंकि L1 अगर L2 के पैरेलल है भाई, तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा, तो ये रिलेशन हो गया सिमेट्रिक। अब अपन आते हैं भाई ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए। अब ट्रांजिटिव जब प्रूफ करने के लिए आते हैं यहां पर, तो यहां पर आप बोलते हो सर ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे भाई
अगर L1 कॉमा L2 आता है एंड L2 कॉमा L1 भी L2 कॉमा L3 भी आता है, तो L1 कॉमा L3 यहां पर बिलोंग्स टू R लिखो, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि L1 कॉमा L3 भी आना चाहिए, इसका फर्स्ट इसका लास्ट। तो हम देखते हैं यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ L1 इज पैरेलल टू L2 और एंड L2 इज पैरेलल टू L1 L3R। L1 L2 के पैरेलल है, L1 कॉमा L2 बिलोंग कर रहा है R को तो, और L2 L3 के पैरेलल है अगर L2 कॉमा L3 बिलोंग कर रहा है R को तो, ठीक है। अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो आप लिख सकते हो L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3। मतलब क्या हुआ, L1 इज पैरेलल टू L3, इसका मतलब क्या हुआ L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। अब L1 कॉमा L3 अगर R को बिलोंग कर रहा है तो आप बोलोगे हाँ सर ये कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, एंड ये तीनों ही है तो बोलोगे आप इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है बात कि कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब अपन आते हैं भाई इस वाले पार्ट पर कि y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 जो होगा इससे कौन सी लाइंस होंगी जो पैरेलल होंगी, तो आप बोलोगे यहां पर y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 है और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन क्या होता है, तो वो होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहां पर c जो है वो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है, ठीक है, y एक्सिस पर वो कहां कट कर रही है, और x के बाजू में लिखा हुआ है वो स्लोप होता है। तो इस लाइन का अगर आप स्लोप देखो तो m के बाजू में मतलब x के बाजू में जो m की जगह पर लिखा हुआ है वो है 2, मतलब कि सारी ही वो लाइंस जिनका स्लोप 2 होगा वो इससे पैरेलल होंगी, तो आप उनकी जनरल इक्वेशंस बोल सकते हो सेट ऑफ लाइंस y इज इक्वल्स टू एम एक्स नहीं 2x प्लस सी। अब c की वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, कोई भी रियल नंबर डाल दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मतलब कोई भी इंटीजर वगैरह डाल दो, कुछ भी डाल दो यहां पर, तो वो कैसी होगी, उसकी स्लोप 2 होनी चाहिए बस, इस लाइन की स्लोप 2 होनी चाहिए बस, और ये क्या बन जाएगा, ये इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी क्योंकि इनकी स्लोप सबकी कैसी रहेगी 2। तो क्लियर है, तो यहां पर इस फॉर्म का जो भी लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इसके पैरेलल, तो हमने ये भी बता दिया। इसको करते हैं क्लियर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई। शो दैट द रिलेशन R डिफाइंड ऑन द सेट A ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज R equals to P1 P2 where P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? मतलब कि ये बोल रहा है कि भाई P1 and P2 have same number of sides अगर P1, P2 बिलोंग करता है रिलेशन R को, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये बताना है। तो यार भाई लगभग ये इक्वल वाले के टाइप का नहीं है क्या, A इक्वल्स टू बी टाइप का, P1 और P2 का सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो लगभग तो सेम ही चीज बोल रहा है यहां पर, जो अपन को प्रूव करना होगा वो आप वैसे ही प्रूव करोगे उसी फ्लो में, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहां पर क्या बोलते हो, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहां पर P1, P2 है, तो हमको क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव है, मतलब सारे एलिमेंट्स खुद से एसोसिएटेड होने चाहिए, मतलब P1, P1 इसमें आना चाहिए, तो आप बोलते हो P1, P1 मस्ट बिलोंग टू R। इसका मतलब है नंबर ऑफ साइड्स इन P1 को इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ साइड्स इन P1 के, मतलब P1 और P1 के साइड्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए, तो वो तो है ही,
P1 तो खुद के साथ ही कंपेयर कर रहे हो आप। अगर P1 कोई रेक्टेंगल होगा तो उसमें 4 नंबर ऑफ साइड्स होंगे, तो P1 में तो 4 नंबर ऑफ साइड्स होंगे, तो दोनों साइड सेम है, इक्वल। ट्राइंगल होगा तो 3 साइड्स होंगे, तो सब जगह इक्वल होगा ये। मतलब कि आप क्या बोलोगे, इट इज ट्रू फॉर एनी पॉलीगन, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव तो है भाई, हर पॉलीगन खुद से एसोसिएटेड है यहां पर, तो ये रिफ्लेक्सिव है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हो आप सिमेट्रिक के लिए। तो यहां पर क्या चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या चाहिए आपको, कि P1, P2 जो है वो अगर R को बिलोंग कर रहा है तो P2, P1 को भी R को बिलोंग करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं बोल रहा हूं P1 और P2 के नंबर ऑफ साइड सेम है, तो P2 और P1 के भी तो नंबर ऑफ साइड सेम होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। P1 इक्वल्स टू P2 बोलो या P2 इक्वल्स टू P1 बोलो, बात तो सेम ही होगी, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलते हो, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। मतलब आपने यहां से चलना चालू किया, P1 P2 बिलोंग्स टू R, यहां तक पहुंचना है आपको ना, तो आपने यहां से चलना चालू किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है। आपने P2 को पहले लिख दिया, P1 को बाद में लिख दिया, तो बात तो सेम ही है इसमें भी। तो इसका मतलब क्या हो गया लेकिन, कि P2, P1 बिलोंग्स टू R। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, अगर P1, P2 बिलोंग करता है R को और P2, P1 भी बिलोंग करता है R को, तो ये कैसा हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशन। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। इसके बाद आप आते हो आप ट्रांजिटिव में। अब आप जब ट्रांजिटिव में आते हो तो आप बोलोगे भाई P1, P2 बिलोंग्स टू R एंड P2, P3 बिलोंग्स टू R, इनको मिलकर इंप्लाई करना चाहिए कि P1, P3 भी बिलोंग करेगा R को। तो आप यहां लिख सकते हो, इन दोनों से मिलकर क्या लिख सकते हो, कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। मतलब P1 और P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स यहां से आया, और P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इधर से आया, ठीक है। तो P1 और P2 और P3 आप तीनों को लिख सकते हो ना एक साथ, 2 बार P2 लिखने की क्या जरूरत है, आप लिख सकते हो यहीं से P1, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1, P2 और P3 तीनों के ही नंबर ऑफ साइड्स कैसे होंगे, सेम होंगे। तो अब यहां से तो हम ये कंक्लूजन बता सकते हैं कि P1 और P3 के भी साइड्स कैसे होंगे, सेम होंगे। तो आप लिखते हो P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, देयरफॉर आप क्या बोलोगे, P1, P3। तो भाई अभी क्या हो गया, P1, P3 भी बिलोंग करता है R को, तो ये क्या है, P1 P2 करता है, P2 P3 करता है, P1 P3 करता है, यानी कि ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो आप बोलोगे हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सब कुछ है, तो बोलोगे आप इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है भाई, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, अब हमसे एक और चीज यहां पर बोली गई थी कि एक राइट ट्राइंगल है
विथ साइड 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ होगा, यूनिट्स होगा, जो भी होगा। एक राइट ट्राइंगल है, 3 साइड्स हैं उसमें। अब यहां पर जो क्राइटेरिया है उसके लेंथ से कोई मतलब नहीं है हमें मतलब क्या है कि भाई दो पॉलीगन्स के नंबर ऑफ साइड सेम होने चाहिए। अब वो राइट ट्राइंगल हो, एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ साइड सेम होने चाहिए। मतलब सारे के सारे जो ट्राइंगल्स होंगे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ये होगा भाई इसका आंसर। किसका आंसर? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। तो वो कौन से एलिमेंट्स होंगे? तो वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स होंगे जो कि रिलेटेड होंगे किससे? राइट एंगल ट्राइंगल से, जिसके साइड हो 3, 4, 5 या फलाना ढिमाका कुछ भी हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसमें साइड्स कितने हैं? 3 हैं, तो सारे ट्राइंगल्स से कैसे होंगे? रिलेटेड होंगे। तो अपन ने बता दिया इसका आंसर क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अब इजी क्वेश्चन था, क्लियर करें इसको, बढ़े आगे। सॉरी, let O be the origin, we define a relation between 2 points P and Q in a plane if OP equals to OQ. Show that the relation so defined in an equivalence is an equivalence relation. मतलब कि हमसे क्या बोल रहा है कि P और Q दो पॉइंट्स हैं और O ओरिजिन है और एक रिलेशन है, वो बोलता है क्या, ये O है, ये P है, ये Q है, तो वहां पर सेट ऑफ हर वो पॉइंट्स आएंगे जिसमें OP और OQ इक्वल होंगे। मतलब हर वो पॉइंट जिनकी डिस्टेंस जो है वो कैसी है? इक्वल है ओरिजिन से, ठीक है। तो अब यहां पर ये बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है ये? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप क्या बोलते हो? फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए जब चेक करने जाते हो आप इसको, तो आप क्या बोलोगे इसको? आप बोलोगे भाई यहां पर OP और OQ की बात की जा रही है, लेकिन वहां पर क्या होगा? P, बिलोंग करना चाहिए R को। यहां पर क्या है? इस रिलेशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो रिलेशन कुछ ऐसा है, P, Q बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट OP इज इक्वल्स टू OQ। अगर कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स P, Q बिलोंग करते हैं R को, तो उसका मतलब यह है कि इस रिलेशन में वो तभी आ रहे हैं जब उनकी डिस्टेंस ओरिजिन से कैसी है? इक्वल है, ठीक है। यहां पर मैं बोलता हूं P, बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? OP इज इक्वल्स टू OP, विच इज ट्रू। भाई OP यानी कि एक पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से उसी की पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल होंगी ना दोनों, तो यहां पर आप बोलोगे OP इज इक्वल्स टू OP, विच इज ट्रू, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। हर एलिमेंट खुद से तो एसोसिएटेड होगा ही होगा इसमें। इसके बाद आप बात करते हो सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में क्या बोलना है भाई अपन को कि अगर P, Q आ रहा है तो Q, P भी आना चाहिए। P, Q अगर आ रहा है तो Q, P भी आना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि P, Q आ रहा था तो मतलब हो रहा था कि OP हो रहा था OQ के इक्वल। तो इसको तो आप OQ इज इक्वल्स टू OP भी लिख सकते हो, QQ नहीं भैया, OQ। इसका क्या मतलब है कि भाई Q, P बिलोंग्स टू R, मतलब इट इज सिमेट्रिक। P, Q आया, रिवर्स भी आया, तो क्या हो गया? ये सिमेट्रिक। अब आप बोलते हो ट्रांजिटिव के लिए, आप ट्रांजिटिव की बात करते हो जब, तो यहां पर ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा कि अगर P, Q आ रहा है और Q, R आ रहा है, तो P, R को भी बिलोंग करना चाहिए। R मत लिखो, चलो यहां पर रिलेशन R से अपन कंफ्यूज जाएंगे। तो P, Q आ रहा है और Q, M आ रहा है, तो P, M को भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R को, ठीक है। तो अब यहां पर मैं लिखता हूं P, Q आ रहा है, मतलब कि OP इज इक्वल्स टू OQ और OQ इज इक्वल्स टू OM। तो
तो यहां से आप बोल सकते हो OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू OM। OP OQ के इक्वल है, OQ OM के इक्वल है, तो आप बोल सकते हो OP जो है OQ के, OQ जो है वो OM के इक्वल है। या आप बोल सकते हो सीधे OP इज इक्वल्स टू OM। यहां से बोल सकते हो OQ हटा तो मत लिखो, नहीं मन है हमारा। तो अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है P, M बिलोंग्स टू R। P, M बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हो गया कि भैया जब ये आता है तो आप बोलोगे इट इज ट्रांजिटिव। मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, मतलब ये सिमेट्रिक है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, मतलब तीनों चीज है। मतलब ये कैसा रिलेशन है, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हो गई क्लियर बात? इजी क्वेश्चन था। क्या बोला था अपन को कि P और Q दो पॉइंट्स हैं, P और Q दो पॉइंट्स हैं, और OP इक्वल्स टू OQ है अगर, तो P और Q का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो रिलेशन में आएगा। मतलब P और Q का ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि ओरिजिन से उन दोनों की डिस्टेंस कैसी है, सेम है। हमको बताना था कि इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हमने बोला कि किसी एक ही पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगी कि नहीं, खुद ही की डिस्टेंस के साथ, ओरिजिन से ही, ठीक है। तो OP इक्वल्स टू OP होगा, ऑब्वियस सी बात है, एवरी एलिमेंट एसोसिएटेड होगा खुद से। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए अगर P, Q है तो Q, P होगा क्या, मतलब OP अगर इक्वल है OQ के तो OQ भी OP के इक्वल होगा क्या, तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव में अपने देखा P, Q है, Q, M है, तो P, M को भी आना चाहिए। तो हमने बोला OP और OQ इक्वल हैं, OQ और OM इक्वल हैं, तो इन तीनों को एक ही स्टेटमेंट में लिखा तो OP और OM भी इक्वल हो गए, यानी P, M भी आ गया, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब कुछ है, यानी कि ये कैसा है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हो गई बात? बड़ा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। लेट R बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट A इक्वल्स टू 1, 3, 4, 5, 6, 7। यहां पर 2 भी आएगा, थोड़ा सा यहां पर मिस हो गया है, वो उसको अपन ब्लैक से लिखते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक रिलेशन है। अब बोलोगे आप कि भैया ये कैसे पता चला, आपको नीचे लिखा हुआ है सबसेट 2, 4, 6 है, उसका तो 2 आना चाहिए था उसमें, है ना। तो अब यहां पर क्या हो गया, A, B अगर बिलोंग करते रिलेशन को, तो यह बोल रहा है बोथ A एंड B आर इधर ऑड और इवन, इधर ऑड और इवन। या तो दोनों को ऑड होना चाहिए या तो दोनों को इवन होना चाहिए। अगर दो मतलब ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी दो नंबर अगर आ रहे हैं तो उसका मतलब ये हो रहा है कि या तो दोनों जो हैं वो ऑड होंगे या तो दोनों जो हैं वो कैसे होंगे, इवन होंगे। बात क्लियर है आपको? तो अब यहां पर मैं बोलता हूं कि, और आगे क्या बोल रहे हैं, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमको सबसे पहले बताना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। फर्दर शो दैट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1, 3, 5, 7, सारे एलिमेंट जो है सबसेट 1, 3, 5, 7 के आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2, 4, 6 are related to each other, but no element of the subset 1, 3, 5, 7 is related to any element of the subset 2, 4, 6। बहुत ही कॉमन सी बात है, 1, 3, 5, 7 के सबसेट में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे ऑड होंगे, तो वो खुद के ही एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, क्योंकि ऑड आर रिलेटेड टू ऑड, तो वो इन 1, 3, 5, 7 में से ही किसी से रिलेटेड होंगे। मतलब 1, 1 से हो सकता है, 1, 3 से हो सकता है, 1, 5 से हो सकता है, ऐसा, या 3, 1 से होगा, 3, 5 से होगा, 3, 7 से होगा, ऐसा कुछ। लेकिन इनके जो सबसेट बनेंगे वो इवन नंबर से रिलेटेड तो हो नहीं सकते, तो इनसे रिलेटेड नहीं होंगे ये। और यहां पर 2, 4, 6 है, इनके अंदर सारे इवन नंबर है, तो ये भी खुद से रिलेटेड होंगे, क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शन है ना रिलेशन में कि ऑड को सिर्फ ऑड से रिलेटेड रहना है और इवन को सिर्फ इवन से रिलेटेड रहना है। तो यहां पर 2, 4, 6 भी खुद से तो सारे नंबर रिलेटेड हो सकते हैं, 2, 2 बन सकता है, 2, 4 बन सकता है, 2, 6 बन सकता है, सिमिलरली 4, 2, 4, 6, 6, 4 ऐसे कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन ये ऑड से रिलेटेड नहीं हो सकते, मतलब कि 1, 3, 5, 7 और 2, 4, 6 के एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो सकते, आपस में अंदर अंदर वो रिलेटेड रह सकते हैं, लेकिन ये इवन वाला सबसेट और ऑड वाला सबसेट के नंबर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो सकते। क्लियर है? तो अब ये चीज तो क्लियर है, इसको अपन लोग और भी देख लेंगे।
इसे देखने की जरूरत नहीं, स्टेटमेंट में करना पड़ेगा इसको तो आपको वैसे भी। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो है वहां से 2 भी मिट गया था ना। अब ये जो है बोथ ए एंड बी आर ऑड और इवन, ईदर ऑड और इवन, इसको हमको प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं रिफ्लेक्सिव के लिए, और यहां से मुझे कोई भी एलिमेंट चूज करना है रिफ्लेक्सिव, तो आप बोलोगे, मान लो मैं 1,1 चूज करता हूं, तो ये कैसे हैं, बोथ आर ऑड। मैं 2,2 चूज करता हूं तो बोथ आर इवन। मैं 3,3 चूज करता हूं तो अगेन ऑड। 4,4 करूंगा तो इवन। 5,5 करूंगा तो ऑड। 6,6 करूंगा तो इवन। 7,7 करूंगा तो ऑड। मतलब कि जो नंबर एसोसिएट हो रहे हैं वो खुद से, वो या तो ऑड बना रहे हैं या तो इवन बना रहे हैं, दोनों नंबर। तो ये कैसा है, हमें यही तो बोला गया, या तो ऑड हो दोनों या तो दोनों इवन हो। तो सेम ही चीज है ये तो भाई, खुद के साथ बोलोगे तो या तो खुद का ऑड है अगर तो वो ऑड और ऑड रिलेट करेगा, या अगर वो इवन है तो इवन और इवन रिलेट करेगा, क्योंकि खुद ही के साथ रिलेशन हो रहा है उसका। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, या तो दोनों ऑड हो जाएंगे या तो दोनों इवन हो जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो खुद से रिलेट हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सिमेट्रिक के लिए आता हूं। इसका मतलब है a, b बिलोंग्स टू r, हमें बोलेगा b, a भी बिलोंग करेगा r को। मतलब मैं बोलता हूं a, b जो है वो क्या है, ईदर ऑड और इवन। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर a, b कैसे हैं, ये दोनों ऑड हैं या दोनों इवन हैं, मतलब a इज ऑड और इवन एंड b इज ऑड और इवन। तो आप इसको ये भी तो बोल सकते हो कि b जो होगा वो होगा ऑड और इवन, या तो ऑड होगा या इवन होगा, एंड a जो होगा वो होगा ऑड और इवन। तो आप बोल सकते हो b, a भी कैसा होगा, ईदर ऑड और इवन। तो आपने क्या बोल दिया, a, b बिलोंग करता है r को, तो b, a भी r को बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर a, b बिलोंग कर रहा है मतलब a और b दोनों या तो इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। तो सिमिलर बात तो b और a के साथ भी होगी, या तो दोनों इवन होंगे या तो दोनों ऑड होंगे, क्योंकि b और a या a और b नंबर तो हम दो ही चूज कर रहे हैं ना, और सेम नंबर दो चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया कि या तो ये दोनों ऑड होंगे या तो दोनों इवन होंगे, यानी कि ये सिमेट्रिक हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे इट इज सिमेट्रिक। अब आते हैं अपन भाई ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए। किसको प्रूफ करने के लिए, ट्रांजिटिव। तो यहां पर क्या होगा, a, b बिलोंग करता है अगर r को, एंड b, c बिलोंग करता है r को, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि a, c को भी r को बिलोंग करना चाहिए। तो अपन यहां से चालू करते हैं लेफ्ट साइड से और यहां तक पहुंचते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, a, b बिलोंग्स टू r, मतलब a एंड b आर इवन ऑड, या तो दोनों ऑड हैं या तो दोनों इवन हैं, एंड b एंड c आर इवन और ऑड। क्योंकि अगर a और b इवन होंगे तो b और c को भी इवन होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसमें भी b आ रहा है, यानी a और b अगर इवन है तो b भी इवन है, और b अगर इवन है तो c को भी इवन कर देगा, और अगर a और b दोनों ऑड हैं तो b ऑड है, और b ऑड है तो c को भी ऑड कर देगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं a एंड b आर इवन और ऑड, एंड b एंड c आर इवन और ऑड। या फिर मैं लिख सकता हूं इनको तीनों को ही साथ में ही होगा, ये a, b एंड c आर इवन और ऑड। क्योंकि अगर
ए इवन है और बी ऑड है तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि ये आए इसके अंदर, ठीक है। और अगर ए इवन है और बी इवन है तो सी को वो इवन कर ही रहा है, और ए ऑड है बी ऑड है तो सी को भी वो ऑड कर ही रहा है। मतलब आप तीनों को साथ में लिख के बोल सकते हो कि तीनों या तो इवन होंगे, तीनों या तो ऑड होंगे, ठीक है। तो अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, बी को हटा दो भाई, नहीं लिखना, तो ए एंड सी आर इवन और ऑड। तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब है कि ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर को, क्योंकि इसमें भी या तो दोनों इवन होंगे साथ में या तो दोनों साथ में ही ऑड होंगे। तो आप क्या बोल रहे हो कि हाँ भैया ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को, बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर को, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर को। तो हो गया ये क्लियर। यहां पर ये क्या हो गया, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव हो गया भाई आपका, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे आप कि अगर ये ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है तो क्या है, तो ये है एक इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसा रिलेशन हो गया भाई, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्लियर हो गई बात। अब इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गया, लेकिन हमें क्या दिखाना था कि 1357 के जो एलिमेंट हैं ये 246 से रिलेट नहीं हो पाएंगे। तो ये नहीं हो पाएंगे 246 से रिलेट, क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 1357 के जो एलिमेंट्स हैं वो खुद से रिलेट होंगे, क्योंकि ऑड जो है वो ऑड से रिलेट होगा और इवन जो है वो इवन से ही रिलेट होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे 1357 is a subset containing all the odd numbers which can be related to odd number only। क्यों, डेफिनेशन ही रिलेशन की ऐसी है कि ऑड ऑड से और इवन इवन से रिलेटेड होगा। एंड तो यहां पर आप लिखोगे सो दे कैन बी एसोसिएटेड विथ themselves but not with any element of 246। क्योंकि ये दोनों इवन है, ये तीनों इवन है और ये सारे ऑड है, तो इवन ऑड से एसोसिएट नहीं होगा। और सेम केस होगा 246 के साथ भी, कि वो अंदर ही अंदर आपस में एसोसिएट कर सकते हैं लेकिन ऑड वाले से एसोसिएट नहीं कर सकते। तो बात क्लियर है आपको ये, बिल्कुल ठीक है। तो इसको करते हैं क्लियर, ठीक है। क्या क्या किया एक बार और देखना है क्या, तो देख लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहां पर भी हमें क्या बोला था कि 1 2 3 4 5 6 7 एक रिलेशन है, मतलब एक सेट है और इस पे रिलेशन है एक a कॉमा बी, जहां पर बोल रहा है a और b दोनों या तो ऑड है या तो दोनों इवन है। तो हमने देखना था कि भाई ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो मैंने सबसे पहले देखा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। यहां पर जब आप रिफ्लेक्सिव करते हो तो सारे एलिमेंट्स को खुद से एसोसिएट करते हो, तो मैंने एसोसिएट कर दिया और देखा कि दोनों एक साथ या तो ऑड आ रहे थे या तो इवन आ रहे थे। तो ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। इसके बाद मैंने सिमेट्रिक के लिए गया भाई देखने के लिए। तो यहां पर मैंने देखा a कॉमा बी बिलोंग करता है आर को और b कॉमा ए बिलोंग करता है आर को, ये हमको बताना था। तो मैंने बोला अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को तो a जो है वो ऑड और इवन होगा और b जो है वो भी ऑड और इवन होगा। मतलब a अगर ऑड है तो b भी ऑड होगा, a अगर इवन है तो b भी इवन होगा। या फिर मैं बोल सकता हूं b इज ऑड और इवन और a इज ऑड और इवन, ठीक है। तो ये हो गया कि b कॉमा ए भी बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर a कॉमा बी ऑड ऑड है तो b कॉमा ए भी ऑड ऑड होगा। a कॉमा बी इवन इवन है तो b कॉमा ए भी इवन इवन होंगे। तो ये दोनों क्या हो गए, सिमेट्रिक हो गए, ठीक है। इसके बाद ट्रांजिटिव के लिए मैंने देखा a कॉमा बी बिलोंग करता है, b कॉमा सी बिलोंग करता है, तो a कॉमा सी को भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन r को। तो यहां पर मैंने लिखा a एंड b जो है वो इवन ऑड है
और बी एंड सी जो है वो भी इवन ऑड है, क्योंकि अगर ए इवन है तो बी को तो इवन होना ही है क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है आर को, और अगर बी इवन है तो सी को भी इवन होना है। तो मैं लिखता हूं ए बी और सी तीनों या तो इवन होंगे या फिर ऑड होंगे। तो मैं लिख सकता हूं ए और सी भी साथ में मिलकर या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे, मतलब ए कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग करेगा आर को। तो हो गई बात क्लियर, ये हो गया ट्रांजिटिव, मतलब कि ये हो गया एक इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद हमको बोला गया था कि बताओ कि 1357 एक सबसेट है और 246 एक सबसेट है, तो ये जो है इनके जो एलिमेंट हैं वो आपस में मतलब अंदर जो है 1 3 और 5 7 एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन बाहर इस सबसेट से रिलेटेड नहीं हो सकते। तो वो नहीं हो सकते क्योंकि इसमें सारे ऑड हैं, इसमें सारे इवन हैं, और ऑड रिलेट करेंगे या फिर इवन और इवन। ठीक है, तो क्लियर कर दें इसको भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करते हैं इसको क्लियर अच्छे से। देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये बोल रहा है भाई, चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाय ए कॉमा बी वेयर ए इज डिवाइजर ऑफ बी इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ऑल्सो डिटरमाइन वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऑब्वियस ही बात है कि ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी की बात जब कर रहे हैं हम यहां पर, तो यहां पर भाई एक बात ध्यान देखना है कि अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को चेक करने को बोल रहे हैं तो मतलब कि हम इक्विवेलेंस रिलेशन ही तो चेक कर रहे हैं। एक भी नहीं होगा उसमें से तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। ठीक है, और साफ साफ दिख रहा है कि नहीं होगा इक्विवेलेंस। क्यों नहीं होगा? ए अगर डिवाइड करता है बी को तो बी डिवाइड करेगा ए को, ये जरूरी थोड़ी है, नहीं होगा ना, ऐसा तो होता ही नहीं है कि 4 को अगर 2 डिवाइड करे तो 2 को थोड़ी 4 डिवाइड कर देता है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर भी। अब मैं यहां पर बोलता हूं कि चेकिंग फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करता हूं मैं, तो यहां पर मैं देखता हूं कि ए कॉमा ए को बिलोंग करना चाहिए आर को, मतलब ए इज अ डिवाइजर ऑफ ए। तो हमें पता है एवरी नंबर इज अ डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ, खुद को तो हर नंबर डिवाइड करता है। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं अपन डिस्कस, है ना, लेकिन यहां पर भी फिर से कर लेते हैं। बोल रहा है तो ए डिवाइड्स बी लिखा हुआ था, उसमें शायद वो एक्सरसाइज 1.1 के लेवल 1 या लेवल 2 का किसी का क्वेश्चन था। अब यहां पर क्या बोल रहा है ये कि ए इज अ डिवाइजर ऑफ ए, मतलब कि ए खुद को डिवाइड करेगा, मतलब करेगा, हाँ करेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। ए डिवाइडेड बाय ए आप लिखोगे, हाँ करेगा, कितना आएगा 1। एवरी नंबर इज, या एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ, या एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, कुछ भी बोल सकते हो आप। 2 के टेबल में 2 आता है, हाँ आता है, 2 into 1 is 2, 3 into 1 is 3, 4 into 1 is 4, हर नंबर के टेबल में हर नंबर आता है। तो एवरी नंबर इज अ डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, बात खत्म यहीं पर। सिमेट्रिक में आते हैं। अब सिमेट्रिक में देखते हैं भाई, ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए को भी बिलोंग करना चाहिए आर को, यानी कि अगर ए डिवाइड्स बी, ठीक है, तो बी को भी ए को डिवाइड करना चाहिए। तो मैं बोलता हूं यहां पर ए कॉमा बी का मतलब होता है ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी। इसका लेकिन मतलब क्या होता है, B इज, इसको उल्टा करके नहीं लिख सकते अपन, B इज अ डिवाइजर ऑफ A, हम बोलेंगे B इज अ मल्टीपल ऑफ A। A के टेबल में अगर B आता है तो A जो होगा वो उसका डिवाइजर होगा और B जो होगा वो उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, यहां पर A इज अ डिवाइजर ऑफ B बोल रहा है, मतलब पहला वाला जो सेकंड वाले का डिवाइजर है, तो सेकंड वाला जो है पहले वाले का मल्टीपल होगा। तो यहां पर आप बोलोगे देयरफॉर B कॉमा A डज नॉट बिलोंग्स टू R, B कॉमा A बिलोंग नहीं करता R को, और R को बिलोंग नहीं करता, देयरफॉर आप बोलोगे इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब इक्विवेलेंस तो यहीं से निपट गया, नहीं हो पाएगा ये। ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं हम। मैं बोलता हूं ए कॉमा बी आता है एंड बी कॉमा सी आता है, तो ए कॉमा सी भी आना चाहिए।
यानी कि A is a divisor of B, यानी कि मैं लिख सकता हूं B इज इक्वल्स टू A इंटू समथिंग, मैं लिखता हूं A इंटू P, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं। B कॉमा C बिलोंग करता है R को, B कॉमा C बिलोंग करता है R को, तो मतलब B इज अ डिवाइजर ऑफ C। मतलब आप क्या लिख सकते हो, B C इज इक्वल्स टू B इंटू क्यू समथिंग, ठीक है। तो C इज इक्वल्स टू B इंटू क्यू अगर आप लिख पा रहे हो और B इज इक्वल्स टू A इंटू P आप लिख पा रहे हो, तो भाई A जो है, A अगर B को डिवाइड करता है, B जो है वो C को डिवाइड करता है, तो A जो है वो C को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब यहां पर आप लिख सकते हो भाई A डिवाइड्स B, यहां पर आप लिख सकते हो भाई कि क्या, यहां पर आप लिख सकते हो B की वैल्यू कितनी, A इंटू पी, यानी C इज इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन से यहां पर लिख देते हो A इंटू पी इंटू क्यू, मतलब A इंटू समथिंग, इस पी क्यू को मैं बोल देता हूं M। तो आप बोलोगे कि इफ A डिवाइड्स B देन B डिवाइड C देन A ऑल्सो डिवाइड्स C। तो आप ये बोलोगे यस, A इज अ डिवाइजर ऑफ C। फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने क्या बोला, A जो है वो C का डिवाइजर है। यहां पर हमने देखा था B को मैंने A इंटू पी लिख दिया, A इंटू समथिंग लिख सकता हूं क्योंकि A जो है वो डिवाइजर है B का, मतलब B जो है वो A के टेबल में आ रहा होगा, तो A को कुछ पे मल्टीप्लाई करके मैं B ला सकता हूं। जैसे मैं बोलूं कि अगर 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है, मतलब 2 जो है वो 8 का डिवाइजर है, तो मैं लिख सकता हूं ना 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। या मैं बोलता हूं कि 4 के टेबल में 24 आता है, तो 4 इज अ डिवाइजर ऑफ 24, तो 4 इंटू 6 इक्वल्स 24 लिख सकते हो आप, 4 इंटू समथिंग इक्वल्स टू 24। तो यहां पर भी आप क्या लिख सकते हो, B इज इक्वल्स टू A इंटू समथिंग, C इज इक्वल्स टू B इंटू समथिंग। तो ऐसा ही आपने क्या किया, यहां पर जब जो B की वैल्यू थी A इंटू पी वो यहां पर पुट कर दी, तो C की वैल्यू आ गई A इंटू पी इंटू क्यू, मतलब A के में कुछ मल्टीप्लाई करोगे आप तो C आ जाएगा, तो आप बोलोगे A इज अ डिवाइजर ऑफ C, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। अब यहां आप लिखोगे इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। आ रही बात समझ, क्यों नहीं है, क्योंकि भैया ये रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि A जो है वो खुद का डिवाइजर है, ठीक है, लेकिन अगर A जो है वो डिवाइजर ऑफ B है तो B जो होगा वो मल्टीपल ऑफ A होगा। तो यहां पर आप ये नहीं लिख सकते कि B जो होगा वो भी डिवाइजर ऑफ A होगा, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव के लिए आप देखने गए तो आपने बोला कि हाँ भाई ट्रांजिटिव तो होगा, क्यों होगा, क्योंकि A अगर B का डिवाइजर है और B अगर C का डिवाइजर है तो A जो है वो भी C का डिवाइजर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने लिखा B इज इक्वल्स टू A इंटू समथिंग, C इज इक्वल्स टू B इंटू समथिंग, B की जगह आपने A इंटू P रख दिया और A इंटू P इंटू Q, P इंटू Q को आपने बोल दिया कोई इंटीजर M आ रहा होगा, तो A में कुछ मल्टीप्लाई करके आप C ला सकते हो। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो A जो है वो डिवाइजर ऑफ C हो गया, तो A कॉमा C भी बिलोंग करेगा R को। तो ये ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, और तीनों होने चाहिए तब जाकर इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, और तीनों यहां पर 3 में से सिर्फ 2 हैं, एक नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्लियर है, करते हैं क्लियर भाई, इसको भी करते हैं क्लियर, बढ़ते हैं आगे। तो भाई आपकी एक्सरसाइज 1.2 के लेवल 1 के क्वेश्चन सारे हो गए खत्म।
अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं लेकर आऊंगा लेवल 2 के क्वेश्चंस एंड उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, सब कुछ सॉल्व करेंगे, कहीं जाना नहीं है, सिर्फ यही मैग्नेट ब्रेन्स पे रहना है। पूरा 12th में अच्छे से परसेंट ला कर रखोगे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो आप आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, आप तो अब आपके लिए भी भाई आप थोड़ा सा तो फर्ज बनता है ना आपका। क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए केजी से लेकर 12th तक के हर स्टूडेंट से, क्योंकि यहां पर 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा आपको दी जा रही है। तो भैया मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।